यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एंटी नेट का पेपर है जो फैब के अंदर कंडक्ट होना है, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग जो है वो अभी पढ़ रहे थे हमारे अकाउंटेंसी को, जो यूनिट नंबर 2 है अपना अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये अपना 2nd यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। तो इसको जो है वो हम लोग कवर कर रहे थे और इसके अंदर हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक, जिसके अंदर बेसिकली इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ द शेयर, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा लास्ट 2 लेक्चर हमने लगाए थे जिसके अंदर हम लोगों ने लिक्विडेशन का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जो है पूरा पूरा पढ़ लिया था। अब आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है जी? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की क्लास को आज की क्लास में हम लोग जो है वो मतलब पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसको जो है आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप का, ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट इसमें भी है, बेसिकली जो हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं इसमें भी, और प्लस में एचपीएससी इसके अंदर भी है। तो एचपीएससी जो हरियाणा के अंदर जो है वो स्कूल कैडर के जो जॉब्स निकली हुई हैं अभी, तो उसके लिए भी ये टॉपिक जो है वो क्या है, रेलेवेंट है। दोनों के लिए, नेट के लिए भी और अपना एचपीएससी के लिए भी। ओके जी, तो अपने को तो दोनों के लिए पढ़ के जाना है। आप अगर बात करते हो पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर बेसिकली अकाउंटिंग का टॉपिक है। तो इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ के जाना है, इसमें अपने को जो है पूरा पूरा फंडामेंटल पढ़ के जाना है। इसके अंदर अपने को जो है वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक पढ़ना है, रिटायरमेंट एंड डेथ का पढ़ना है, और साथ में डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का टॉपिक भी पढ़ के जाना है। तो ओवरऑल मिलाकर के जो टॉपिक अपने को पढ़ने वो कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए। अपने को जो है वो पढ़ना है, अगर हम बात करते हैं, अपने को जो है वो पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, अपने को पढ़ना है एडमिशन का टॉपिक, अपने को पढ़ना है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, अपने को पढ़ना है डेथ ऑफ द पार्टनर, और अपने को पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो ये सब टॉपिक, मतलब ये 5 टॉपिक अपने को जो है वो क्या करने हैं, कवर करने हैं। मोर और लेस लगा के हम लोग जो है इसके ऊपर टोटल मिला के 5 लेक्चर जो है वो लगाने वाले हैं। कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं, जो एक तो आपकी बुक के अंदर जो मैंने डाल दिया कंटेंट वो, और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मैंने इसके अंदर नोट डाउन करी है, वो अलग से आपको जो है वो नोटिंग करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत चीजें हैं, ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स है जो आपको नोटिंग करना पड़ेगा। ओके जी, तो हम लोग जो वो स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक का। टॉपिक का नाम जो है वो है क्या, पार्टनरशिप अकाउंट्स या फिर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ओके, तो जो पार्टनरशिप फर्म है, पहली बात तो ये, अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म क्यों हम लोगों ने जो स्टार्ट किया, तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर बात करते हैं, जैसा जब आप बिजनेस करने की सोचते हैं, तो बिजनेस करने के लिए आपके पास में 2 मोड अवेलेबल है। एक तो मोड आपके पास अवेलेबल है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं सर, बिजनेस करने के लिए एक तरीका तो ये है कि इंडिविजुअल बेसिस पे हम काम कर ले, तो मतलब आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के और काम कर सकते हो। और एक तरीका और भी है, वो ये है कि आप कलेक्टिव बेसिस पे काम करें। कलेक्टिव जब आप काम करते हो, तो हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्टिव के अंदर कंपनी, आप कंपनी बना के भी काम कर सकते हो, या फिर आप जो है एचयूएफ बना के भी काम कर सकते हो, या आप जो है कोई सोसाइटी बना के भी काम कर सकते हो, या फिर आप जो है एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना के भी काम कर सकते हो, और या फिर आप लोग जो है वो बना सकते हैं क्या क्या बना सकते हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के लिए अपने इंडिया के अंदर एक एक्ट जो है वो पास किया गया, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ प्रोविजन डाले गए, ठीक है, और उन प्रोविजन को फॉलो करते हुए आप किसी भी एक फर्म को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हो। अगर आप फर्म बना के काम करते हो तो उसके 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा बेनिफिट जो है वो ये है कि आपका जो रिस्क है वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले सारा का सारा अगर आप अकेले काम करते तो पूरा का पूरा जो रिस्क है बिजनेस का वो आपका होता, लेकिन अब अगर आप मिलके काम करोगे तो रिस्क जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बाइफरकेशन हो जाएगा, रिस्क भी आपका जो है वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ, प्रॉफिट जो है वो भी डिवाइड होगा, बट रिस्क भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैपिटल जब बढ़ती है तो सिनर्जी बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको। ओके जी, तो इसीलिए लोग जो है वो पार्टनरशिप फर्म बना के जो है वो काम करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ओके जी, तो पार्टनरशिप करके काम करना एक हमारे लिए एक डिफरेंट मोड है बिजनेस करने का। याद तक ओके क्या जी सर? आइए अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं एक बार के लिए पार्टनरशिप के बारे में। देखो क्या बोलते देयर इज ए लिमिटेशन, कुछ एक लिमिटेशन थी किसकी, सोल ट्रेडर की। जो सोल ट्रेड बिजनेस था उसके अपने एक लिमिटेशन थे। इन ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल। सोल ट्रेडिंग के अंदर जो है वो एक अकेला बंदा जो है वो सारी की सारी कैपिटल को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, अंडरटेक द रिस्क, पूरा रिस्क उठाता है, इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंड कंट्रोल करता है होल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, और पूरे के पूरे बिजनेस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। बट वन मैन कैपिटल, लेकिन एक बंदे की कैपिटल, एक बंदे की स्किल, एक बंदे की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो हमेशा क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। वो क्या होती है, लिमिटेड। देयरफॉर इसीलिए सम पर्सन में कंबाइन एंड एंटर इनटू द एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। इसीलिए कुछ लोग जो है वो आपस में मिले और मिल करके एग्रीमेंट करके उन्होंने जो है वो क्या कर लिया, एक फर्म जो है वो क्या कर लिया, एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्मेट कर लिया और पार्टनरशिप फर्म बना करके उन्होंने अपने बिजनेस को ऑपरेट करना क्या किया, स्टार्ट किया।
पार्टनरशिप की अगर बात करते हैं तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज ए रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। किसका? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। बिल्कुल सही बात है सर, पार्टनरशिप जो है वो क्या है? रिलेशन है। ठीक है जी। इसके अंदर दो लोग, दो या दो, कम से कम दो, मिनिमम 2 और मोर, ठीक है ना। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है वो आपस में आएंगे, आकर के कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे और काम करना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। और वो एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो बेसिकली काम करता है। वो ओरल या रिटन दोनों एग्रीमेंट जो है वो हो सकता है। ठीक है। अब पार्टनरशिप जो है वो क्या है? ये एक रिलेशन है। इसके अंदर बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट की जो है वो बात की जाती है। मतलब ये है कि हम जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और एक पार्टनर दूसरे के लिए एज एन एजेंट भी काम करता है और एज ए प्रिंसिपल के तौर पे भी काम करता है। वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे उसका मतलब क्या है। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट, और इसी ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए जैसे सोल प्रोप्राइटर था, वो अपने अकाउंट्स को फॉर्मेट करता था, वो ये देखना चाहता था कि पूरे साल के अंदर मैंने क्या कुछ कमाया। उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो भी ये देखना चाहते हैं कि पूरे साल में हमने क्या कमाया। ठीक है। उसके लिए जो है इन ये पार्टनरशिप के अंदर या पूरे साल में पार्टनरशिप फर्म ने जो भी एंट्रीज करी हैं या जो भी ट्रांजैक्शंस करी हैं उन सबको रिकॉर्ड करना हमारे लिए बहुत ही क्या है? मैंडेटरी है, जरूरी है। उसी के लिए हम लोग जो है वो यहां पे आता है एक कॉन्सेप्ट जो है वो फोर्स के अंदर आया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? पार्टनरशिप अकाउंट। तो बोलते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए इट इज नेसेसरी, ये नेसेसरी है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स बी मेंटेन इन ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड द इक्विटेबल मैनर। पार्टनरशिप अकाउंट शुड बी प्रेजेंट। पार्टनरशिप अकाउंट आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो क्या करेंगे? शो करेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि हम स्टडी करें डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट एंड द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विच अफेक्ट द पार्टनरशिप अकाउंट। ओके। अब अपना जो पार्टनरशिप के लिए अपने इंडिया के अंदर जो एक्ट है उसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो है वो पार्टनरशिप को जो है वो क्या किया गया? डिफाइन किया गया। और वहां पे ये बोला गया पार्टनरशिप जो है वो क्या है? एक रिलेशन है। पार्टनरशिप बेसिकली इज ए रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन है? लोगों के बीच में। रिलेशन बिटवीन पर्सन, उन लोगों के बीच में हु हैव एग्री, जो एग्री हुए थे कि हम बिजनेस करेंगे और बिजनेस से जो भी पैसा आएगा उसको आपस में क्या करेंगे? शेयर करने का काम करेंगे। मतलब बिजनेस करेंगे और बिजनेस करके जो प्रॉफिट हम कमाएंगे उस प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो बोलता है पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस के बीच में हु हैव एग्री, जो एग्री हुए टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब स्पेशल बात यहां पे ये आती है, जैसे मतलब मान लीजिए दो लोग थे, ठीक है, एक था ए और एक है बी, और दोनों ने मिलकर के जो है वो फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई और काम करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। अब यहां पे ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों मिलके इकट्ठे एक जैसा ही काम करेंगे, मतलब ए भी 50% एफर्ट लगाएगा और बी भी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, दो बंदे हैं, दोनों ने काम करना जो है वो, मतलब दो बंदे मिले ए और बी और दोनों ने काम करना स्टार्ट किया। ए ने सारा पैसा लगाया और बी बोला कि काम मैं कर दूंगा, ए तुम पैसा लगा दो और जो प्रॉफिट आएगा उसको 50-50 कर लेंगे। तो ये भी पार्टनरशिप है। आप यहां पे ये नहीं बोल सकते हो कि सर ए ने तो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया, ए काम तो कर नहीं रहा। अरे भाई यहां पे स्पेशली मेंशन किया गया कि बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस जो है वो सारे करेंगे या उनमें से कोई भी एक भी बंदा करेगा उनको रिप्रेजेंट करके, वो भी पार्टनरशिप माना जाएगा। तो पार्टनरशिप अगर आप करें तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सभी पार्टनर्स को इक्वली काम करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम कुछ पार्टनर्स को लेके सिर्फ नाम के लिए, जिनको नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है, उनका नाम बहुत है, हम बोलते हैं यार तुम सिर्फ अपना नाम दे दो, तुम बस ये बोल दो पब्लिक में जाकर के कि हाँ मैं इस फॉर्म के अंदर पार्टनर हूं, तो उससे भी बहुत बेनिफिट हो जाता है कंपनीज को, मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म्स है उनको बहुत बेनिफिट हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे। ओके जी। अब पार्टनरशिप के कुछ अपने फीचर है उनको पढ़ते हैं जल्दी से। सबसे पहला 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप के अंदर जो मिनिमम 2, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मिनिमम की लिमिट दी गई है कि मिनिमम कम से कम 2 लोग जो है वो होंगे पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए, बट मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। लेकिन अपना इंडियन कंपनी एक्ट का सेक्शन 464 ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है वो मैक्सिमम 50 लोग होंगे, अगर 50 से ऊपर है तो उसको जो है वो प्राइवेट कंपनी जो है वो ट्रीट कर लिया जाएगा। तो सबसे पहला तो मेन फीचर जो है वो क्या? 2 और मोर पर्सन। जी बिल्कुल ठीक बात है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन को, बट सेक्शन 464, बट सेक्शन 464 जो है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का, वो क्या करता है? वो रिस्ट्रिक्ट करता है नंबर ऑफ पार्टनर टू 50। दूसरा एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप फर्म है
बनाई जाएगी, उसके लिए क्या होगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हमेशा रिटन फॉर्म में, ऐसा जरूर नहीं है, ओरली भी हो सकता है। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड द प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप फॉर्म जब भी बनाई जाएगी तो वो कभी भी, मतलब कभी भी आप चैरिटेबल पर्पस के लिए जो पार्टनरशिप फॉर्म को नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहां पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ये लिखा गया था, पार्टनरशिप एक रिलेशन है लोगों के बीच में जो एग्री हुए टू शेयर द प्रॉफिट, टू शेयर द प्रॉफिट के लिए एग्री हुए हैं। दैट मींस कि पार्टनरशिप जो है वो हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए जो है वो की जाती है। तो पार्टनरशिप के अंदर आपको जो है वो बिजनेस देखने को मिलेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। यहां पे जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे उसको आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पीएसआर कुछ भी हो सकता है, पीएसआर इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो आपका कुछ भी हो सकता है। आगे, रिलेशनशिप है किसका, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। ये पार्टनरशिप फर्म की सबसे बड़ी जो है वो क्या है, एक ड्रॉबैक है। ये पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो और क्लैरिटी लेवल आपका बढ़ेगा। ध्यान दो, एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसके अंदर ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर थे, और एग्जांपल के तौर पे तीनों जो है वो 1:1:1 के अंदर पार्टनर थे। ए जो है वो थोड़ा बदमाश किस्म का बंदा था, और ए जो है वो गया, एग्जांपल के तौर पे ए गया बैंक के पास में, और बैंक के पास में जाके और लोन ले आया। क्या ले आया, लोन, और लोन ले लिया उसने फर्म के बिहाफ पे। एबीसी पार्टनरशिप फर्म थी, उसके अंदर तीन पार्टनर थे। ए जो है वो गया कहां, बैंक पे, और बैंक के पास जाके जो है वो लोन ले आया। एग्जांपल के तौर पे उसने जो है वो 1 CR का लोन जो है वो क्या कर लिया, 1 करोड़ का लोन जो है वो बैंक से ले आया। ओके, अब किस नाम पे लाया, फर्म के नाम पे लाया, और फर्म के नाम पे मान लो इनसे बी और सी से उसने जो है वो जाली दस्तक भी करवा लिए और जो है वो लोन ले लिया। अब कल को अगर जो है वो लोन अगर नहीं पेमेंट करेंगे तो बैंक वाले जो है वो फर्म के पास में आएंगे, और बैंक वालों ने जो है वो पैसा मांगना शुरू किया किसे, फर्म से। अब बेचारे बी और सी को पता ही नहीं था, बी और सी बोले लोन, कौन सा लोन जी, हमने तो कोई लोन नहीं लिया। तो बैंक ने बताया उनको कि भाई तुम्हारा एक पार्टनर है ए, और वो हमारे पास में आया था और वो लोन लेके गया, तो अब आपको जो है लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा। अब बी और सी के बेचारों का नॉलेज में नहीं था, लेकिन फिर भी बी और सी जो है वो इस काम के लिए क्या है, लायबल है। इसीलिए बोलते हैं कि पार्टनर्स के बीच में जो है वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हमेशा ही पाया जाता है। एक पार्टनर ने अगर कुछ कांड कर दिया तो उसका खामियाजा बाकी पार्टनर्स को भी भुगतना पड़ता है। दैट मींस कि एक पार्टनर की गलती का जो है वो बाकी पार्टनर्स को भी जो है उसका हिसाब देना पड़ता है। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स में आपस में कैसा, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। जैसे देखो, अगर आपने किसी पर्सन को अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया और आप उसके क्या है, प्रिंसिपल है, अब वो एजेंट अगर आपके बिहाफ पे कोई भी काम करेगा तो रियल लायबिलिटी तो आप ही की होगी ना, कुछ कल को पंगा हो गया तो। हाँ जी, इसी तरीके से यहां पे भी होता है। तभी यहां पे ये जो अपना कन्वेंशनल पार्टनरशिप थी, इसको छोड़ के लोगों का मोह भंग होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एक बंदा ऐसा पार्टनर निकल जाता था, वो कुछ ऐसा कर्मकांड कर देगा जिसका नुकसान सभी को उठाना पड़ रहा है। तो वहां पे फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फिर एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो उसने जन्म लिया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो LLP की बात की है, लेकिन अभी के लिए बस आप ये ध्यान रखना कि पार्टनरशिप की एक कैरेक्टरिस्टिक है वो कि पार्टनर्स जो है वो आपस में उनके अंदर जो है वो प्रिंसिपल और एजेंट का क्या होता है, रिलेशन होता है। आगे फिर बोलता है बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है या तो क्या हो, कैरी ऑन बाय ऑल, सभी लोग मिलकर करेंगे, या उनमें से कोई एक बंदा भी कर सकता है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स को जो है वो इकट्ठा काम करना पड़ेगा। ये सब फीचर्स है, थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। आगे अब देखो, जब आपको मैंने बताया पार्टनरशिप जो है वो फोर्स के अंदर आती है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में एक क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अब वो एग्रीमेंट जो है वो ओरली या रिटन कुछ भी हो सकता है। एग्रीमेंट क्या है, पहली बात हो, एग्रीमेंट है जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है, कुछ टर्म एंड कंडीशन को डिसाइड किया जाता है। अगर उन टर्म एंड कंडीशन को अगर आप लिख के कर लो तो वो रिटन में हो जाएगा, और अगर ओरली कर लो तो ओरली भी हो सकता है। अगर आपने अपना कोई एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के अंदर टर्म एंड कंडीशन लिखी, और वो टर्म एंड कंडीशन अगर आपने रिटन में ले लिया, उस रिटन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कोई ऐसा कुछ खास चीज नहीं है, वो बेसिकली क्या है, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को जब आप रिटन के अंदर ले लेते हो ना, दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। पढ़ते हैं, सिंस पार्टनरशिप जो है वो क्या आउटकम है किसका, एग्रीमेंट का। हमें मालूम है कि पार्टनरशिप जो है वो आती है कैसे, अब वो पार्टनरशिप जो है वो रिजल्ट है किसका, एग्रीमेंट का रिजल्ट है। ओके, और एग्रीमेंट अगर बोल दे तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, सम टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। यस सर। अब वो टर्म एंड कंडीशन ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। यस सर। लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको ये पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, या फिर आपको जो ये एग्रीमेंट है वो रिटन में करना पड़ेगा। नहीं,
वहां नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप अपने सेफगार्ड के लिए या फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो जाए उसके लिए अगर आप ये सब कंडीशंस को रिटर्न में ले लेते हो, दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। तो बोलते हैं लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी, कानून जो है वो कभी भी कंपल्सरी नहीं करता टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। हाउएवर, लेकिन इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग, फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, इट इज ऑलवेज बेस्ट टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। इसलिए जो है रिटन में एग्रीमेंट होना सबसे जो है वो क्या रहता है, बेस्ट है। इसे ही पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ओके, अब कंटेंट क्या रहेगा पार्टनरशिप डीड का वो देखते हैं। पार्टनरशिप डीड जो बनेगी ना उसके अंदर आपको जो है देखने को मिलेगा नेम एड्रेस ऑफ द फर्म या पार्टनर्स उनका नाम एड्रेस होगा, टाइप ऑफ बिजनेस कैसा बिजनेस करे वो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर से लिया जाएगा ये होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा वो सब होगा, सैलरी के एक पार्टनर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो गुडविल जो है वो निकालने का मेथड क्या रहेगा ये सब, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या रहेगा एंड हाउ टू सेटल द डिस्प्यूट, ये सब तामझाम जो है वो लिखा जाता है कहां पे, आपका कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आप दो दोस्त थे, आप और आपका कोई मित्र है और आप दोनों मिले और मिलकर आपने काम करना शुरू कर दिया और आपने कोई भी जो है वो एग्रीमेंट नहीं किया। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई कंडीशन नहीं खोली, आप बस मिले और मिलकर आप बोले चलो यार काम करते हैं, आपका दोस्त बोला चलो काम करते हैं और काम करना शुरू कर दिया और एक साल खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ये आ गया, एक साल के अंदर आपने देखा तो आपने टोटल मिला के एग्जांपल मान लो आपने 20 लाख रुपए कमा लिए थे एक साल में, आपने और आपके दोस्त ने मिलकर काम किया और एक साल में आपने 20 लाख रुपया जो है वो क्या कर लिया, अर्न कर लिया। आपको 20 लाख रुपए लास्ट में बचा, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। ओके, अब क्वेश्चन ये आ गया भाई 20 लाख का क्या करें। अब आप तो बोल रहे हो यार इस बीच मैंने ज्यादा काम किया तो मुझे जो है वो मिलने चाहिए 15 लाख, तूने काम किया और तुझे मिलेंगे 5 लाख, और आपका दोस्त बोले नहीं उल्टा होना चाहिए, मैंने ज्यादा काम किया मेरे को मिलेंगे 15 और तुम्हें मिलेंगे 5। अगर ऐसा होगा तो डिस्प्यूट हो जाएगा। यस, अब डिस्प्यूट अगर कभी होगा तो उसका सुलझाना क्या करेगा, कौन, कानून करेगा, और कानून लॉ करेगा, और लॉ जो है वो क्या बोलता है अपने यहां पार्टनरशिप के ऊपर जो लॉ है उसका नाम क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर यहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ प्रोविजन डाले गए और वहां पे ये लिखा गया कि अगर वैसे तो जब भी आप कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म करें तो एग्रीमेंट के थ्रू होता है तो आप एग्रीमेंट बना लीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन सब कुछ उसमें लिख लीजिएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बना लिया बट आपने कोई भी डीड जो है फाइनलाइज नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, तो कुछ रूल्स दिए गए विच आर एप्लीकेबल इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। वो क्या क्या बोलते हैं, सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें ये बोला गया जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा ना वो क्या होगा, इक्वली होगा। इसका मतलब तुमने कम काम किया या मैंने ज्यादा काम किया या मैंने कम किया तुमने ज्यादा किया, उस चीज का लेना देना नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को उसने जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किसी भी पार्टनर को अगर उसने फॉर्म से कोई पैसा विड्रॉ किया उससे जो है कोई भी इंटरेस्ट जो है वो ड्रॉइंग के ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई सैलरी या रेम्युनरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है और लेकिन रेट फाइनलाइज नहीं किया था तो पार्टनर को 6% की रेट से जो ब्याज दिया जाएगा फर्म के द्वारा। एंड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर कल को अगर आएगा तो सभी जो ओल्ड पार्टनर उनकी क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हर पार्टनर जो है वो बिजनेस के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, हर पार्टनर जो है वो कंपनी की बुक्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट पार्टनर में चेंज एनी ऑफ द प्रोविजन बाय कमिंग ए कॉमन एग्रीमेंट। ओके, यहां तक ओके है क्या, बोलो जी सर। तो ये सब रूल्स हैं, दीज ऑल आर द रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन केस अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो क्या है, आपका एब्सेंस है। ओके जी, अब यहां तक तो हो गया, तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट हमने कर लिया। अब कुछ खास बात है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना एक बार, इधर आओ। देखो जी, अकाउंट जो आप बनाएंगे, अब बात करेंगे हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का। जब आप पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स को क्या करोगे, बनाने का काम करोगे, तो एक बात ध्यान रखना, खाते जो बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, वो पार्टनरशिप फॉर्म के बन रहे हैं, ना कि पार्टनर्स के बन रहे हैं। ये बात समझना। और अगर खाते पार्टनरशिप फॉर्म के बन रहे हैं तो उस केस में आपको पूरा माइंड ये लगाना पड़ेगा कि फॉर्म की एसेट क्या और फॉर्म की लायबिलिटी क्या, इस बात की आपको नॉलेज होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आप अकाउंट्स जो पार्टनरशिप के प्रिपेयर करोगे वो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप ये बताइएगा, एक बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। यस, खाते किसके बनते हैं, बिजनेस के। और बिजनेस जो है वो हमेशा जो ओनर होता है ना बिजनेस का, उसको अलग मानता है। और बिजनेस जो है वो ये बोलता है कि ओनर ने अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो वो मेरे लिए क्या, लायबिलिटी है। ऐसे ही तो है, तभी तो उसको लायबिलिटी साइड पे शो किया जाता है, कैपिटल के नाम से शो करेंगे। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो बिजनेस तो यही बोलता है ना कि पैसा मेरा नहीं है, ये तो लायबिलिटी है मेरे लिए। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, एक आपको काम करना है।
अब काम करने के लिए आप कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करते हो, कुछ पैसा खुद से लगाते हो, कुछ बाहर उधारी लेके आते हो। ये बताओ एक बार के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, अगर आपने कोई भी जो है वो क्या करना है, काम करना है, ध्यान देना एक बार यहां पे, अगर आपको काम करना है, ये आपकी ना बैलेंस शीट बनती है, ये देखो अब ये आपकी जो है वो बैलेंस शीट बनी। इस बैलेंस शीट के अंदर यहां जो है वो क्या आएंगे, सारी की सारी असेट्स, और यहां पे आएगी क्या, लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। ऐसा होता है जी। अब एक बात बताइएगा, ये जो यहां पे आपने एसेट लिखा, मान लो यहां पे एसेट है 100 रुपए की, अब ये 100 रुपए कहां से आएंगे, आपको ये भी मालूम है कि एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस जो है वो क्या होता है, बराबर होता है, मतलब यहां पे भी 100 आएगा तो इधर भी क्या आएगा, 100 आएगा। यस, हाँ जी सर। अब ये 100 रुपए, जो 100 रुपए के आपने अगर एसेट ले ली, तो ये कहां से फाइनेंस हुए, तो ये दो जगह से हुए, एक तो ये हुए ये कैपिटल से, और एक हुए ये लायबिलिटी। बेसिकली ये पैसा जो फाइनेंस हुआ लायबिलिटी से हुआ। ये कैपिटल जो है ना, इसको बोलते हैं प्यार से हम लोग, मालूम क्या, इंटरनल लायबिलिटी। जो बिजनेस है वो ये बोलता है कि कैपिटल जो कंट्रीब्यूट की गई है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लायबिलिटी। मेरा पैसा थोड़ी है, बिजनेसमैन का पैसा है। मैं और मेरा बिजनेस दोनों सेपरेट थिंग, ये बात समझना। बिजनेस हमेशा ये बोलता है कि मैं अलग हूं और भैया मेरे बिजनेस के अंदर पैसा लगाने वाला जो बिजनेसमैन है वो डिफरेंट है। खाता बिजनेसमैन का नहीं बन रहा, खाता किसका बन रहा है, बिजनेस का बन रहा है। समझ रहे हो इस बात को? यस सर। तो ये जो कैपिटल है, दैट कैपिटल इज द पार्ट ऑफ लायबिलिटी। कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी, बट उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, अलग से नाम से ट्रीट किया जाता है कैपिटल जो आपने कंट्रीब्यूट किया। बट एक्चुअल में बिजनेस जो है हमेशा ये बोलता है कि कैपिटल जो है इट इज ऑल्सो लायबिलिटी एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल लायबिलिटी। और ये जो लायबिलिटी है ये आपकी नामी लायबिलिटी है, लेकिन इसको अगर बाइफर्केशन करो तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो आपने बाहर के लोगों को क्या करनी है, पे करनी है। इंटरनल लायबिलिटी जो आपने कंपनी के लोगों को पे करनी है, जो आपने फर्म के लोगों को पे करनी है, दैट इज द फर्म का लोग कौन, फर्म के पार्टनर्स। लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी जो आपने फर्म के बाहर के लोगों को पे करनी है। तो बेसिकली आपको यह बात मालूम है, असेट जो है वो हमेशा बराबर होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ठीक है ना। तो ये जो 100 रुपया अगर मान लो आपको एसेट साइड पे मिलेगा, तो ये फाइनेंस यहीं से होगा, या तो होगा कैपिटल से या फिर होगा कहां से, लायबिलिटी से। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस। और अगर लायबिलिटी है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी, और अगर कैपिटल है वो भी क्या है, लायबिलिटी। और आपको ये भी मालूम है जो एसेट्स होती है उनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, और जो लायबिलिटीज होती है उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। जब जब ध्यान देना, जब जब असेट्स बढ़ेगी तो एसेट क्या होगी, डेबिट होगी, और जब जब एसेट्स कम होती है तो एसेट क्या होती है, क्रेडिट होती है। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है सर, एसेट के अगर मैं बैलेंस की बात करता हूं तो सर एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। ओके, जब जब एसेट क्या होगी, बढ़ेगी, तो तब तब एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे एंट्रियां होंगी। जब जब एसेट कम होगी तो एसेट साइड के क्रेडिट साइड पे एंट्रियां होंगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। अब अगर बात करता हूं लेकिन किसका, लायबिलिटी का। लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है ये बताओ पहले तो। सर लायबिलिटी का जो बैलेंस है वो होता है जी क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। और जब जब लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है तो यहां पे अपोजिट होता है क्या, जब जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी होती है क्रेडिट। जब जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट। और जब जब लायबिलिटी कम होती है तब तब लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, डेबिट होती है। ये बात को ध्यान रखना आप। ओके जी सर। तो एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। जब जब एसेट बढ़ेगी तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री की जाती है। जब जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री की जाती है। लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है सर, लायबिलिटी का बैलेंस जो है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। जब जब लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, तो लायबिलिटी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री की जाती है। और जब जब लायबिलिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है, तो लायबिलिटी अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री जो है वो की जाती है। ओके जी। अब कुछ खास बात है वो मैं आपको पढ़ाना है, वो एक बार समझो। एक बार देखो जी, अकाउंट जो है पार्टनरशिप फर्म के वो प्रिपेयर किए जाएंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब पार्टनर ने अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो फर्म बोलते हैं ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। वो क्या है, लायबिलिटी। तो जैसे जैसे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पे जो है वो लिखी जाएगी। अब देखो मैंने क्या लिखा, पार्टनर की कैपिटल फर्म के लिए जो है वो एक लायबिलिटी है, और उसका बैलेंस जो है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ध्यान देना, फर्म की कैपिटल जो है वो फर्म के लिए, पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, और उसका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, अब कैपिटल जो है, जब जब कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये बताओ पार्टनर की कैपिटल कब बढ़ेगी, जब पार्टनर को सैलरी मिलेगी
तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। जब पार्टनर को कोई कमीशन मिलेगा, जब पार्टनर को कोई इंटरेस्ट मिलेगा, उसने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, जब पार्टनर जो है उसको रिजर्व में कोई हिस्सेदारी मिलेगी, जब पार्टनर को जो है वो गुडविल का पैसा मिलेगा, तो तब जो है पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। और ये सब एंट्रियां जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के कहां आएंगी, क्रेडिट में आएंगी, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएंगी ये सब एंट्रियां। ओके, अब पार्टनर की कैपिटल कब कब कम होगी, जब पार्टनर जो है वो कैपिटल को क्या कर ले, निकाल ले, तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। या पार्टनर जो है अगर पार्टनर कोई पैसा निकालता है उसके ऊपर उसको ब्याज पे करना पड़े तो भी पार्टनर की कैपिटल कम होगी। जब पार्टनर ने कोई जो है वो ये लोन ले रखा था, ठीक है, फर्म से जो है पार्टनर ने क्या कर रखा है, कोई लोन ले रखा है और उसके ऊपर फर्म जो है पार्टनर को ब्याज का भुगतान करना पड़े तो भी पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, कम। अब ये सब एंट्रियां जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के कहां पे आएंगी, क्रेडिट डेबिट साइड पे आएंगी और इससे पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके जी, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आप पार्टनरशिप फॉर्म के जो आप अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे वो आप पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, हाँ जी, अब ध्यान दो कैपिटल ऑफ ए पार्टनर। अब बात करते हैं थोड़ा सा पार्टनर की कैपिटल की। पार्टनर की जो कैपिटल है वो आपको दो तरीके से देखने को मिलेगी, एक तो मिलेगी आपको फिक्स कैपिटल और एक होगा कौन सा, फ्लक्चुएटिंग। अगर पार्टनर ने ये डिसाइड कर दिया कि हम ओरिजिनल जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया उससे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो वहां पे अब जो है वो दो खाते खुलेंगे, एक तो खुलेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक खुलेगा पार्टनर का करंट अकाउंट। जो रूटीन की एंट्रीज है, पार्टनर को हर साल कोई सैलरी मिल रही है, कोई रेम्युनरेशन मिल रहा है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिल रही है, ये सब एंट्रियां जो है इनकी ये सब की ट्रांजैक्शन जो है वो होगी पार्टनर के करंट अकाउंट में। कहां होगी, पार्टनर के करंट अकाउंट में। देखो मैंने कुछ लिखा, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या है, ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट। जो भी पैसा शुरुआत में ओरिजिनल कैपिटल जो पार्टनर ने इन्वेस्ट किया था बिजनेस के अंदर वो क्या होती है, कांस्टेंट है। अनलेस कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, अनलेस जब तक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना की जाए या फिर कैपिटल को जो है वो विड्रॉ ना कर लिया जाए। ओके, इन अदर वर्ड्स कैपिटल जो है पार्टनर की आर नॉट अलाउड टू चेंज। इन अदर वर्ड्स ये पार्टनर ने एक बार जो पैसा लगा दिया उसको अब पार्टनर को अलाउड नहीं है कि वो क्या करे, इसको चेंज करे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस हो गया, उसको मजबूरी हो गया, पैसा चाहिए और वो पैसा उसको निकालेगा भी, निकाल सकते हैं। या फिर अगर मान लो फॉर्म ही डिसोल्व हो रही है तो भी उसको पैसा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस नहीं है तो जनरली यही है कि पार्टनर जो पैसा स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट कर दिया उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। ओके जी, तो यहां पे दो अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाएंगे, एक होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक होगा पार्टनर का करंट अकाउंट। जो रूटीन की ट्रांजैक्शंस है रिकरिंग नेचर की, कैसी रिकरिंग नेचर, जो रिकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शंस है, बोले तो रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, लाइक पार्टनर को सैलरी मिलना, ये सब जो है वो उनका वो ट्रांजैक्शन जो है ना वो सब की रिकॉर्डिंग की जाएगी कहां पे, पार्टनर के करंट अकाउंट में। ये बात समझ में आ गया क्या जी। और जो आपका ये है क्या बोलते हैं, सिर्फ कैपिटल का, पार्टनर कितना कैपिटल लगाया उसकी ट्रीटमेंट जो है वो, या फिर कैपिटल कितना और इंट्रोड्यूस किया या कितना कैपिटल विड्रॉ कर लिया, ये सब एंट्री किया जाएगा कहां पे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ओके जी, तो जब कभी क्वेश्चन के अंदर ये बोल दे कि पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, तो वहां पे दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक होगा पार्टनर का करंट अकाउंट। कैपिटल एक्सेस कैपिटल और जो पार्टनर लेके आ रहा है या कुछ कैपिटल निकाल रहा है उसका ट्रीटमेंट सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होगा। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, लाइक पार्टनर को कोई सैलरी, पार्टनर को कोई कमीशन, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब ट्रांजैक्शन जो है वो की जाएंगी पार्टनर के करंट अकाउंट में। ओके जी, लेकिन अगर ये बोलते हैं पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग इन नेचर है, तो वहां पे एक ही अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसका नाम होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैपिटल की ट्रांजैक्शन हो चाहे वो रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शन हो, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो की जाएंगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। लिखा मैंने, व्हेन द कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स, जब कैपिटल जो फिक्स नहीं है, द बैलेंस जो होगा कैपिटल अकाउंट का गो ऑन चेंजिंग, तो बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट का वो लगातार चेंज होता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब एक खास बात, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर। अगर कुछ भी ना बोले तो फिर हमेशा जो है वो हम यही मानते हैं कि पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन कर दे तो ये मानना पड़ेगा, भाई बोल देगा फिक्स, तो वहां पे दो अकाउंट ओपन होगा, एक होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर का करंट अकाउंट। ओके हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते। लो जी, यहां तक हमने पढ़ लिया था रूल्स एप्लीकेबल तक, और अब इधर आ जाओ जी, ध्यान दो, रिकॉर्डिंग ऑफ द पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। अब ये बताओ एक बार के लिए, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो ना तो आप वहां पे जो है वो दो अकाउंट प्रिपेयर करते हो। आप बनाते हो पहले, सबसे पहले तो
ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकलता है, ये जाएगा आपके कहां पे, P&L अकाउंट में, और वहां से आपका जो है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। ये बात समझ में आया? तो यहां से तो आपको जो है पता चल जाएगा पूरे साल में आपने क्या कमाया, और उसके बाद में बनाई जाती है आपकी क्या, बैलेंस शीट। ओके, हाँ जी, ये आप बनाते हो अगर आप सोल एंटरप्रेन्योर के जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप की बात करोगे तो वहां पे क्या होगा, पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन जो होगी ना, उसमें भी आप क्या करोगे, पहली बात पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन जो है वो भी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है जी। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन की जाएंगे उनके टू फोल्ड इफेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। ओके, तो एक तो ये बात है रिकॉर्डिंग जो होगी अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम होगी। दूसरा अब इसमें क्या बनेगा, इसमें सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बना यहां से निकलेगा क्या, जीपी या फिर ग्रोस लॉस। ओके, ये जाएगा ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वहां से बनेगा क्या, एनपी या एनएल, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। फिर अब उस वो जो है, अब एक बात बताओ, पहले सोल प्रोप्राइटर में कितने बंदे थे जिन्होंने कैपिटल लगाया, एक ही बंदा। तो ये जो भी प्रॉफिट या लॉस निकला वो सब उसी बंदे का था, है या नहीं है? यस सर। लेकिन यहां पे पार्टनरशिप के अंदर जो है वो काम करने वाला एक बंदा या दो से ज्यादा, सर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। तो यहां पे ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये एक ही बंदे का या ये उन पार्टनर्स का है, सर ये पार्टनर्स का है। तो क्या इस प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उस बंटवारे के लिए एक सेपरेट अकाउंट और ओपन किया जाता है, एंड दैट सेपरेट अकाउंट इज नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे एक अकाउंट ओपन और किया जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या होगा, जो भी प्रॉफिट निकल गया है उस प्रॉफिट को जो है वो क्या करेगा, उसका बंटवारा किया जाएगा। ओके, और उसके बाद फिर बैलेंस शीट बननी है, वो तो बनेगी। तो यहां पे अब 4 आपके जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं बेसिकली। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है P&L अकाउंट, एक बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक बनेगी आपकी क्या, बैलेंस शीट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा जी सर। अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही है पार्टनर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना होके वो की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होगी, मैंने लिखा हुआ है क्या, ऑल एंट्री विच आर रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर ने कोई जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर ने अगर कोई पैसा निकाल लिया था उसके ऊपर आप उसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, या सैलरी टू पार्टनर, अगर सैलरी दे रहे हो किसी पार्टनर को, या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, ये पार्टनर को प्रॉफिट जो है दे रहे हो, तो ये सब ट्रांजैक्शन जो है वो की जाएंगी किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इनको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन, बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा करना। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा करना। इन्हें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करेंगे एंड नोट चार्ज। अगर ये चार्ज होता है तो ये सब ट्रांजैक्शन जो है वो जाते कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट इनको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। और अगर एप्रोप्रिएशन बोले तो ये कहां जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, हाँ जी। अब जो अकाउंट बनेगा उस अकाउंट को बोलते हैं क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा ये एक तरीके का क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब इसके डेबिट साइड पे जो है ये सब आएगा क्या, एप्रोप्रिएशन। पार्टनर को कोई सैलरी मिला, पार्टनर को कोई कमीशन मिला, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट मिला, पार्टनर को कोई रिजर्व में हिस्सेदारी मिल गई, या कोई प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर दिया किसको, पार्टनर्स को। ये जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे ना, इन सभी ट्रांजैक्शन से, एक ये वाली ट्रांजैक्शन को छोड़ के, रिजर्व वाली को छोड़ के, ये सारे ट्रांजैक्शन जो है, अब इससे अब ये बताओ, पार्टनर को अगर सैलरी मिलेगा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी, सर पार्टनर को अगर सैलरी मिलेगी तो पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये सब ट्रांजैक्शन से जो है, रिजर्व वाली को छोड़ के इन सब ट्रांजैक्शन से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी और वो जाएगी पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। ओके जी सर। और ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेसिकली क्या, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करता हूं, पार्टनर ने कुछ पैसा जो है वो क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया था, तो उसके ऊपर हम पार्टनर से जो है वो ब्याज लेते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये बताओ, अगर पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी, सर पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ये कंपनी के लिए जो है, फर्म के लिए सॉरी, जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके जी। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बेसिकली जो है वो प्रॉफिट का बंटवारा किया जाता है, और वो प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, यहां पे लिख लिया जाएगा प्रॉफिट
या लॉस, प्रॉफिट जो आपका आया है कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये मान लो प्रॉफिट आ गया, कोई भी एक फिगर आ गई, अब उसमें से उसका बंटवारा किया जाएगा, कुछ पैसा सैलरी के तौर पे, कुछ कमीशन के तौर पे, कुछ इंटरेस्ट के तौर पे, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और कुछ बाकी जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर के करंट। अब करंट में कब जाएगा, जब पार्टनर की कैपिटल जो है वो कैसी है, फिक्स नेचर की है तो जाएगा करंट में, और अगर पार्टनर की कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग नेचर की है तो जाएगा कहां पे आपके, बोलो सर, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ओके जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ खास बात, एक वर्ड बारी बारी आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्राइंग। क्या बोलेंगे, ड्राइंग। अब ये ड्राइंग की क्या कहानी है, पहले ये इसको समझना पड़ेगा। देखो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, मैंने लिखा है यहां पे, पर्सनल पर्पस के लिए जब एक बिजनेसमैन जो है या एक पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए अगर बिजनेस से कोई पैसा क्या कर ले, निकाल ले, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्राइंग। तो मैंने लिखा व्हाट इज ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या, पर्सनल पर्पस के लिए फर्म से पैसा विड्रॉ करना इज नोन एज द ड्राइंग। ओके, अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि वो जो ड्राइंग किया वो ड्राइंग क्या है, उसको क्या ट्रीट करूं, सर क्या ट्रीट करूं, मतलब यहां पे क्वेश्चन ये आ गया, जो पैसा आपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया उसको ड्राइंग बोलेंगे। अब वो ड्राइंग किस चीज की है, सर किस चीज की, मतलब उस ड्राइंग को ड्राइंग ऑफ कैपिटल मानना चाहिए। अगर ड्राइंग ऑफ कैपिटल मान लिया तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है आपस में वो कैपिटल के ऊपर बेस होता है, तो इसका मतलब तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही बिगड़ जाएगा। यस, या उस ड्राइंग को ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट मानना चाहिए। समझो बात को, क्या जो हम नॉर्मल बोलते हैं पार्टनर जो है वो 2000 रुपए विड्रॉ कर लिए, अब वो 2000 रुपए जो उसने विड्रॉ करे उसको क्या माने कि उस 2000 रुपए को उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किया या उस 2000 रुपए को उसने अपने प्रॉफिट का जो उसका पोर्शन बना था उसमें से विड्रॉ किया। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो हमेशा ये मानते हैं कि जो ड्रॉइंग हुई है वो किसकी हुई है, प्रॉफिट की, मतलब पार्टनर की कैपिटल को इंटैक्ट ही मानेंगे, पार्टनर की कैपिटल से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो मैंने लिखा यहां पे ड्राइंग दो तरीके की होती है, एक होती है ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट, ये आपने साल +2 में पढ़ा होगा, शायद भूल गए होंगे, एक होता है ड्राइंग ऑफ कैपिटल। ओके, एंड इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ये बात ध्यान रखना, अगर कुछ भी कहीं पे भी स्पेसिफाई ना किया जाए, ऑलवेज एज्यूम ड्राइंग जो है वो किसकी है, प्रॉफिट की है। ड्राइंग हमेशा जो है आप क्या मानोगे, ड्राइंग किसकी हो रही है, प्रॉफिट की हो रही है। ओके, बोलो जी सर। तो ड्राइंग आपको समझ में आ गया होगा, और ये ड्राइंग जब पार्टनर पैसा विड्रॉ कर लेगा, पार्टनर कोई पैसा निकाल लेगा, तो बिजनेस बोलता है अगर तुम फर्म से ना लेते तो बैंक से लेते तो वहां भी ब्याज का भुगतान आपको करना पड़ता, अब तुमने हमसे अगर विड्रॉ कर लिया तो कृपया करके हमको भी इसके ऊपर क्या पे करो, इंटरेस्ट। तो एक टर्म आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो समझ जाना वो क्या है। तो अगर कोई पार्टनर जो है वो फर्म से कोई पैसा क्या करता है, विड्रॉ करता है अपने प्राइवेट या पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसके ऊपर फर्म जो है उससे क्या चार्ज करती है, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। दैट इंटरेस्ट इज नोन एज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके जी, अब ना दो वर्ड आएंगे बारी बारी, यहां पे एक वर्ड आएगा चार्ज, बारी बारी एक वर्ड आएगा चार्ज, और एक आएगा क्या, एप्रोप्रिएशन। अगर मान लो कोई टर्म है, कोई एक टर्म है, जैसे एक एग्जांपल बोलता हूं मैं, ये इंटरेस्ट, अगर इस इंटरेस्ट को जो है, रुको मैं दूसरा पेन लेता हूं थोड़ा सा, ये लेते हैं, चलो अब ये एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म है, मैंने वो टर्म ले ली इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को अगर मैं बोल दूंगा चार्ज तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, और अगर इस इंटरेस्ट को मैं बोल दूंगा एप्रोप्रिएशन तो उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग होगा। कोई एक टर्म है, मान लीजिए एक टर्म है, उसका नाम क्या है, वो टर्म है कौन सा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को अगर मैंने क्या बोल दिया, चार्ज बोल दिया, तो अब क्या होगा, चार्ज जो है वो क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर किसी भी आइटम को आप चार्ज बोल दोगे तो वो जाएगी कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने क्या लिखा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर किसी भी आइटम को चार्ज बोल दिया तो वो चार्ज होता है हमेशा किसके अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो कहां होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो चार्ज होता है उसका ट्रीटमेंट कहां होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये P&L के डेबिट साइड पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। यहां तक ओके क्या, जी सर। इससे नेट प्रॉफिट जो होता है ना फर्म का, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। अगर कोई भी आइटम को चार्ज बोल दिया तो चार्ज का मतलब ऐसे बोलते हैं इट इज चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आएगा, और उसकी वजह से जो है वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। खत्म। दो टर्म है, एक है चार्ज, एक एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज आपको मैंने समझा दिया, अगर किसी भी आइटम को, किसी भी फिगर को जो है वो क्या बोल दिया, चार्ज बोल दिया, तो इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट जो है वो कहां पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आएगा, और उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर किसी फिगर को, ये जो इंटरेस्ट है, अगर इसको जो है वो क्या बोल दिया, एप्रोप्रिएशन बोल दिया, तो ये क्या है। अब अच्छा एक छोटी सी बात और, अगर किसी फिगर को चार्ज बोला ना, तो चाहे प्रॉफिट हो या ना हो
वो हमेशा P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगी, वो देनी ही देनी पड़ेगी। अगर ये इंटरेस्ट को चार्ज बोल दिया ना तो इंटरेस्ट प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन बोल दिया तो इसको एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना। क्या होता है? बंटवारा। अब एप्रोप्रिएशन अगर बोल दिया तो पहली बात इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा कहां पे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो अगर इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो देंगे, इफ नो प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर नहीं देंगे। अगर इंटरेस्ट को ऐसे चार्ज बना तो प्रॉफिट हो या लॉस हो देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट को ऐसे एप्रोप्रिएशन बना तो भैया प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। तो ये बात समझ जाना। किसी भी फिगर को अब आगे पढ़ेंगे हम, कई बार ऐसा आएगा क्वेश्चंस में कि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आप समझ जाना इसका ट्रीटमेंट कहां होगा? P&L अकाउंट में। और अगर किसी को बोल देंगे इट इज एप्रोप्रिएशन तो समझ जाना इसका ट्रीटमेंट कहां होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ओके जी। और ये क्या है? ये प्रॉफिट का बंटवारा होता है। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म्स आएंगी। सबसे पहले नंबर पे तो आ गया जी आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर जो है, ध्यान देना, अगर पार्टनर ने जो है वो फर्म को क्या दे दिया? लोन दे दिया। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को जो है वो क्या दे दिया? लोन दे दिया। तो अब क्या होगा सर? अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा, अगर पार्टनर ना देता तो फर्म लोन जो है वो लेके आती कहां से? बाहर से, बैंक से। अगर बैंक से लेके आती तो फर्म जो है उसको पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता बैंक को जी। लेकिन फर्म को जो है लोन दे दिया किसने? पार्टनर ने। तो अब फर्म जो है उस पार्टनर के लोन के ऊपर क्या करेगी? उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। ओके, अब क्वेश्चन ये इंटरेस्ट कितने परसेंट से पे किया जाएगा? तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ उतने परसेंट से, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो बोलते हैं इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन, अगर कोई पार्टनर ने जो है वो क्या किया? लोन दिया फर्म को, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द इंटरेस्ट। तो वो एंटाइटल है कि उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा ऑन सच लोन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाउएवर, लेकिन अगर जो है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है टू एज टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर उसको जो है इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से। ओके, अब ये जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट कैसा है? ये इंटरेस्ट जो है वो कैसे? दिस इंटरेस्ट इज ए चार्ज इन नेचर। और चार्ज बोल दिया इसका मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, ये तो पे करना ही करना पड़ेगा। तो बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज ए charge. Interest on partner loan is a charge against the profit and hence such interest is allowed whether there is a profit or whether there is a loss. Okay जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा, इसको चार्ज माना जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है ये कहां जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा, क्योंकि फर्म का ये क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है। और दूसरी तरफ ये कहां जाएगा? ये एक अलग से सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसका नाम होगा पार्टनर लोन अकाउंट, और ये पार्टनर लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। कहां आएगा? पार्टनर लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। तो क्या बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या? इट इज ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड हेंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज डेबिटेड। पहला तो ये डेबिट होगा P&L अकाउंट के डेबिट में एंड नोट टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट पेड ऑन द पार्टनर लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इफ द फर्म इनकर ए लॉस। चाहे फर्म को लॉस हो तो भी ये P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। अब जनरल एंट्री क्या होगा? पहला, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट, अगर आप जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे पार्टनर लोन पे तो एंट्री क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट। आपने इसको डेबिट किया क्योंकि ये आपका क्या है? एक्सपेंस है, इसलिए आपने इसको डेबिट किया टू पार्टनर लोन अकाउंट। पार्टनर लोन अकाउंट के कहां? क्रेडिट साइड पे इसको एंट्री कर दिया जाएगा। और जब इसको बंद करोगे तो क्या होगा? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब ये बात समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने कोई लोन दिया था फर्म को और उसके ऊपर अगर पार्टनर को जो है वो क्या मिला? उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिला है। ये जो इंटरेस्ट का पैसा फर्म जो पार्टनर को मिलेगा ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। किसी भी केस में ये पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, डेट इज नोन एज पार्टनर लोन अकाउंट, और ये पार्टनर लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो ये क्या बोले? इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इट इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। ये कहां जाएगा? ये पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। ओके जी सर, चलो जी आगे। अब अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि फर्म ने लोन दे दिया पार्टनर को, तो फिर क्या? तो उसके लिए जो है वो कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं दिया गया। फर्म अगर चाहे तो पार्टनर्स को लोन दे सकती है। अब फर्म अगर लोन देगी पार्टनर को तो फर्म पार्टनर से कितना ब्याज चार्ज करेगी? तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उतना ले लेगी। तो क्या बोलते हैं? In the Indian Partnership Act 1932 does not provide for charging interest on loan taken by the partner from the firm. Hence, interest is charged on the loan to the partner if the partnership deed has a clause. इसका मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविजन डाला गया तो ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इन दिस रिस्पेक्ट, और when the partner have agreed to the rate of interest to be charged on such loan. नेचर ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा? अब देखो
अब फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो ये फर्म के लिए क्या इनकम है, और फर्म उसको P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो है वो क्या करेगी, शो करेगी। फर्म बोलेगी मुझे क्या हो गई है, इनकम हो गई है। इंटरेस्ट लोन टेकन बाय द पार्टनर इज ए गेन फॉर द फर्म, फर्म के लिए फायदा है, गेन है या नहीं है, बोलो हाँ जी सर, फर्म को मिल रहा है, ठीक है। एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कहां जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है जी। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो क्या होगा, लेकिन ये बताओ अब ये पे किसको करना पड़ेगा, सर पार्टनर को पे करना पड़ेगा, तो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा, क्योंकि इससे पार्टनर कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या, इंटरेस्ट लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज credited to the P&L account and debited to his capital or current account। इसे पार्टनर की कैपिटल कम होगी और ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना तो। जी सर, सर ऊपर वाला तो वो आपने नहीं दिखा था, ऊपर वाले के लिए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर प्रोविजन बना रखा था, इसलिए वो अमाउंट जो है अलग से उसका एक खाता खुला था जिसको बोलते हैं पार्टनर का लोन अकाउंट, समझ रहे हो, वो अलग से खाता खुला पार्टनर का लोन अकाउंट, और उसका ट्रीटमेंट पार्टनर के लोन अकाउंट में किया गया, लेकिन यहां पे अलग से कोई खाता ओपन नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो ये जाएगा जो इंटरेस्ट अब पार्टनर को पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट जाएगा कहां, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। आगे अब है रेंट पे टू ए पार्टनर। अगर मान लो कभी ऐसा हुआ, एक पार्टनर था, उसके पास में कोई बिल्डिंग थी और पार्टनरशिप फर्म को कोई एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को बोला यार तुम एक काम करो, तुम हमें बिल्डिंग दे दो और तुम हमसे रेंट ले लेना, समझ रहे हो, तुम हमको हम अगर बाहर से कहीं बिल्डिंग लेंगे, तुम हमको अब तुम्हारे पास बिल्डिंग पड़ी है हमें दे दो और तुम इसके ऊपर हमसे क्या लेना, रेंट लेना। इसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा। अगर मान लो कोई पार्टनर जो है वो अपनी बिल्डिंग, अपने कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो पार्टनरशिप फर्म को रेंट पे देता है और बदले में उसे रेंट चार्ज करेगा, तो वो रेंट पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या खर्चा है, और वो खर्चा है तो वो जाएगा कहां पे, सर वो जाएगा P&L अकाउंट के तो डेबिट साइड में, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस, और वो पार्टनर की इनकम है तो वो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। पढ़ो, लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पे टू द पार्टनर इज आल्सो ट्रीटेड एज ए चार्ज। जो रेंट जो पे किया पार्टनर ने, पार्टनर को जो रेंट पे किया गया वो क्या माना जाएगा, वो चार्ज माना जाएगा अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड नोट एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस इट शुड बी डेबिटेड, और इसलिए उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, एंड नोट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो क्रेडिट होगा क्या, पार्टनर के करंट अकाउंट में अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स है, या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनर कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो रेंट पेड टू ए पार्टनर, अगर पार्टनर को रेंट पे किया गया वो क्या है, एक्सपेंस है incurred for using the property, hence it is charged against the profit and will be debited to the profit and loss account even if the firm incur a loss। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब एक टर्म आएगा उसका नाम है मैनेजर कमीशन। अब ये मैनेजर कमीशन की क्या कहानी है, थोड़ा इसको समझ लो एक बार। मैनेजर कमीशन देखो, कई बार ना मैनेजर जो काम करता है तो हम मैनेजर को बोलते हैं कि यार तुम अगर अच्छा काम करोगे तो हम प्रॉफिट के ऊपर आपको जो है वो क्या देंगे, कमीशन देंगे। अब सिंपल सा फंडा होता है, अगर मान लो मैनेजर को ये बोलते हैं कि आपको जो है जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% कमीशन दिया जाएगा, तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट लो उसको मल्टीप्लाई करो 10% से, उसका कमीशन निकल गया। लेकिन कई बार जो है वो ये होता है कि मैनेजर को ये बोला जाता है कि आपको कमीशन मिलेगा, और आपको कमीशन किस प्रॉफिट पे मिलेगा, किस प्रॉफिट में मिलेगा, जो प्रॉफिट आएगा आपका कमीशन घटाने के बाद, मतलब आपका कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% आपको कमीशन, आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। तो वहां पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कंप्यूटेशन थोड़ी सी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब वो क्या पढ़ते हैं, सम टाइम द मैनेजर इज टू बी फॉलो सर्टेन परसेंटेज ऑफ द, इज टू बी फॉलो नहीं है यार, अलाउड है। कई बार मैनेजर को जो है वो अलाउ किया जाता है सर्टेन परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट एज ए कमीशन, इट इज कैलकुलेटेड एज बिलो, ओन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर मान लो उसको ये बोल दिया आपको जो है वो कमीशन मिलेगा किस पे, उस प्रॉफिट पे, आपका कमीशन घटाने से पहले जो प्रॉफिट था उस पे आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सीधा जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ वो उठाओ, उसको मल्टीप्लाई करो रेट से, अपॉन में 100, वो हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट जो है बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन वो था कितना, 22,000, और मैनेजर को इसी के ऊपर जो है वो क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा कितना, 10%, एंड द मैनेजर इज टू बी अलाउड कमीशन कितना, 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन कितना होगा, 22,000 इंटू में 10%, तो वो आ गया कितना, 2200 रुपए। तो यहां पे फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 100। लेकिन दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी सर जब मैनेजर को ये बोल दिया जाएगा कि आपको कमीशन तो मिलेगा, मैनेजर बोलेगा ठीक है मैं सीधा कर लूंगा जी, जो प्रॉफिट पड़ा है उस प्रॉफिट का 10% ले लूंगा। वो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं, आपको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा उस प्रॉफिट पे जिसमें से आपका कमीशन घटा हुआ हो।
मैनेजर बोलेगा, मैनेजर का दिमाग घूम जाएगा। मैनेजर बोलेगा सर कमीशन तो मुझे पता ही नहीं है ना, वो तो निकालना है। तो फर्म बोलिए हाँ, आपको ऐसे प्रॉफिट पे 10% का कमीशन मिलेगा, आपको उस प्रॉफिट में 10% का कमीशन मिलेगा जिस प्रॉफिट में से, ध्यान देना, जिस प्रॉफिट में से आप, उस प्रॉफिट में 10% का कमीशन जिसमें से आपका कमीशन घट चुका है। मैनेजर बोला भाई मैं क्या करूं? तो फर्म बोली एक काम करो, मान लो ये 22,000 में से आपको कमीशन मिलेगा, ये 22 में से कमीशन मिलेगा, और 22 पे नहीं मिलेगा, 22 में से मिलेगा। मैनेजर बोला इसका मतलब ये हो गया, ये जो 22,000 रुपए है, अगर मुझे 10% कमीशन मिल रहा है तो ये 22,000 रुपए जो है वो क्या है? अब जैसे ऊपर आपने इस 22,000 को जो है वो 100% माना, तभी तो आपने डिवाइड बाय 100 किया। बोलो हाँ जी सर। अब यहां पे क्योंकि आपको 22 पर कमीशन मिल रहा था, यहां पे 22,000 पर कमीशन मिल रहा था, यस और नो? यस सर। लेकिन यहां पे क्या बोला, अगर यहां पे ये बोल दे कि आपको जो कमीशन मिलेगा वो उस प्रॉफिट पे मिलेगा जिसमें से आपका कमीशन घट चुका हो, जिसमें से आपका कमीशन घट चुका हो। अब ये बताओ मैनेजर का टोटल कमीशन है कितना? 10% का, ठीक है, और हमेशा जो है वो लेते हैं किसमें? 100% वैल्यू पे लेंगे ना। यस, तो इसका मतलब ये 22,000 जो है ये 110 की वैल्यू नहीं है, ये जो 22,000 रुपए है ये 110% की वैल्यू है। अब इसमें से 10% निकाल लो, अब इसका 10% निकालूंगा तो इंटू में 10 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा कितना? ये आ गया जी मेरा कितना? 2,000। अब मैनेजर को जो कमीशन मिला वो उस प्रॉफिट में मिला, उस प्रॉफिट में मिला जिसमें से इसका कमीशन घटा दो। अब ये 22,000 में से अगर मैं 2,000 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 20। 20,000 का 10% निकाल लेना तो आएगा कितना? 2,000। अगर आपको ऐसा बोल दे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पेपर के अंदर क्वेश्चन में अगर ये आ जाए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको कंप्यूटेशन कैसे करना है? प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, आपको ये करना है। और अगर बिफोर चार्जिंग हो तो सिंपल प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन 100, और अगर बोल दे आफ्टर चार्जिंग आ जाए तो समझ जाना वो क्या होगा? प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। ये आपका जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो क्या है? फॉर एग्जांपल इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 22,000 एंड द मैनेजर इज टू बी अलाउड, और मैनेजर को अलाउ किया गया उसको कमीशन कितना? 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होगा? द कमीशन विल बी, कमीशन होगा कितना? 2,000। कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इंटू में रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आएगा ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको ड्राइंग क्या है मैंने आपको समझा दिया। ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप जो है वो बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ करते हो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? ड्राइंग। यस। अब ड्राइंग जो है वो दो तरीके की आपको मैंने ये भी बता दिया। एक होता है ड्राइंग किसका? बोलो जल्दी से सर। एक ड्राइंग तो होती है सर, एक ड्राइंग तो आपने भी बताई थी, वो तो थी प्रॉफिट की जी। और एक और ड्राइंग कौन सा? सर वो कैपिटल का ड्राइंग था जी। कैपिटल की ड्राइंग मानते हैं हमेशा? नहीं सर, अगर कैपिटल की ड्राइंग मान लिया तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के ऊपर बेस होता है, और अगर कैपिटल की ड्राइंग कर लिया तो वो तो आपका जो कैपिटल है वो चेंज होती रहेगी बारी बारी, तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर वो भी क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। यस, तो हम हमेशा ड्राइंग जो है इफ नथिंग इज प्रतिभा तो हमेशा ड्राइंग कौन सी मानेंगे? तो सर ड्राइंग हमेशा जो है हम ट्रीट करेंगे किसको? ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। ओके। अब अगर पार्टनर जो है वो ड्राइंग करते हैं ना तो फर्म बोलती है कि आपको इसके ऊपर जो है वो कुछ इंटरेस्ट जो है वो क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। एंड दैट इंटरेस्ट इज नोन एज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड है। एक है सिंपल मेथड, जैसे आप भी आपको मालूम ही है, जितना भी पैसा लिया वो जितना महीने के लिए यूज किया उसको मल्टीप्लाई करो और उतने महीने का ले लो कंप्यूटेशन, उसको वो आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो पार्टनर ने जो है वो 1 अप्रैल को ही जो है वो पैसा ले लिया, ठीक है, 1 अप्रैल को उसने जो है वो 10,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है, और 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो आप कैसे करो? 10,000 का 10% इंटू में कितने महीने यूज किए? 12 महीने, 12 बटे में 12, तो आप ये कर लोगे और ये आ जाएगा कि कितना आपका? 1,000 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। अगर उसने जो है वो इसको यूज किया होता सिर्फ 5 महीने, कितने महीने? 5 महीने, या फिर मान लो 6 महीने यूज किया होता, इसकी जगह कितने महीने? 6 महीने। तो ये आप कैसे करते हो भाई? 10,000 रुपए उसने निकाले, 10% का ब्याज, तो ब्याज कितना हो गया? 1,000 रुपए, लेकिन उसने यूज किया सिर्फ 6 महीने, तो ये 1,000 रुपए तो आपके थे पूरे साल के, ये 1,000 रुपए पूरे साल के ना, तो इसको आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? 500 रुपए, ठीक है। एक तो सिंपल मेथड है, तो सिंपल मेथड के जरिए अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में मंथ, जितने महीने आपने मंथ ऑफ यूज, जितने महीने आपने क्या किया यूज किया, अपॉन में 12। और एक है प्रोडक्ट मेथड। अब ये प्रोडक्ट मेथड क्या है उसको मैं समझा देता हूं। फॉर्मूला बस एक बार ध्यान रख लो, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू 1/12, एक महीने का इंटरेस्ट यहां पे जो है हम चार्ज करते हैं अंडर द प्रोडक्ट मेथड। तो थ्योरेटिकल पूछो तो समझ जाना, प्रोडक्ट मेथड में एक महीने का ब्याज जो है वो क्या किया जाएगा? चार्ज किया जाएगा। प्रैक्टिकल आपको मैं समझा देता हूं, आओ।
मिस्टर ए एक पार्टनर थे फर्म के अंदर, उन्होंने जो है कुछ विड्रॉल किया, ठीक है। द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, उन्होंने ये पैसा कुछ निकाल लिया, ठीक है। 1 मई को उन्होंने जो है निकाला 20,000 रुपया, और 31 जुलाई को उन्होंने निकाला 10,000, 30 सितंबर को निकाला 30,000, 30 नवंबर को निकाला 40,000, और 1 जनवरी को निकाला उन्होंने 20,000, और 31 मार्च को निकाला उन्होंने 25। और ये बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो कितना, वो चार्ज किया जाएगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, तो सिंपल मेथड, सबसे पहले जो सिंपल मेथड को लेके चलो, वो क्या बोलते हैं, पहला पैसा 1 मई को निकाला, कितना निकाला 20,000, फिर 31 जुलाई को 30, फिर 30 सितंबर को 30, फिर 30 नवंबर को 40, फिर 1 जनवरी को 20, फिर 31 मार्च को 25। अब ये बताओ 1 मई को जो पैसा निकाला, देखो आपका फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हुआ कब, 1/4/2021 और ये एंड होगा 31/3/2022 को। जी, आपने पहला पैसा यहां निकाल लिया 1 मई को। अगर आप पहला पैसा 1 मई को निकालोगे तो इस पैसे को आप यूज कितने दिन करोगे, सर 1 मई को निकाला तो मई से काउंट कर लो, पूरा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो मतलब 11 महीने यूज किया। तो मैंने लिख लिया पीरियड ऑफ यूज जो है वो कितना है इसका, 11 महीने। फिर जो पैसा 31 जुलाई को निकला 10,000 रुपया, उसको कितने महीने यूज किया, 8 महीने। जो 30 सितंबर को पैसा निकाला 30,000, उसको यूज किया 6 महीने। जो 30 नवंबर को निकला उसको यूज किया 4 महीने। जो 1 जनवरी को निकाला उसको यूज किया 3 महीने, और जो 31 मार्च को निकाला उसको तो 0 महीने यूज किया। यस, अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। ये जो 20,000 रुपए आपने निकाले हैं ये 11 महीने यूज किया, तो कैसे करोगे, सर इसको कंप्यूट करेंगे 20,000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, 9/100 इंटू में कितने महीने यूज किया, 11/12, तो ये निकल के आएगा कितना, 1650। दूसरा ये 10,000 रुपए आपने 8 महीने जो है वो यूज किया, तो कैसे निकालोगे, 10,000 इंटू में 9% इंटू में 8/12, कितने महीने यूज किया, 8 महीने, तो 8/12। अब ये कैसे निकालोगे, अब इसको एक बार मैं सोल्व भी करके दिखा दूं। ये गया 4 पे 2, ये गया 3, ये 3 1 3, 3 3 are 9, और ये 2 0 से 2 0, तो ये आ गया आपका 600। इस तरीके से ये आपका 600 आ गया। ऐसा आप इसको कंप्यूट कर लो, टोटल करोगे, ये आपका जो है वो बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये तो सिंपल मेथड है जो आप भी कर सकते हो। एक है प्रोडक्ट मेथड, उसके अंदर क्या है, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या, यहां तक तो सेम है, आपने अमाउंट भी निकाल लिया, पीरियड भी निकाल लिया। अब ये बोलता है कि आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो। अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, पीरियड से। अमाउंट को मल्टीप्लाई किया पीरियड से, तो ये आ गया कितना, 2,20,000। 10, फिर इसको 10,000 इंटू 8 करेंगे 80, ऐसे करके मैं टोटल निकाली, ये मेरा आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू में रेट इंटू में 1/12। तो यहां पे ले लिया मैंने, टोटल प्रोडक्ट आ गया कितना, 7 लाख, इंटू में रेट आ गया 9/12, इंटू में 1/12 एक महीने का, तो ये आपने कंप्यूट कर लिया, ये आएगा 5250। तो इस तरीके से कैसे भी करके आप जो है वो इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन कर सकते हो। ओके, दोनों मेथड है, एक है आपका कौन सा, प्रोडक्ट मेथड, और एक है कौन सा, सिंपल मेथड। ओके, अब आएगा इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, ये थोड़ा सा बढ़िया वाला है। अगर मान लो आप हर महीने ड्राइंग कर रहे हो सेम अमाउंट की, अगर आप हर महीने ड्राइंग कर रहे हो तो वहां पे कंप्यूटेशन जो थोड़ा अलग हो जाएगा। वहां पे फॉर्मूला क्या रहेगा, जो पहली ड्राइंग करी है उसको कितने महीने यूज किया, और जो आखिरी ड्राइंग करी है उसको कितने महीने यूज किया, उन दोनों को, वो पीरियड को ले लो, उसको जोड़ के उनका एवरेज निकाल लो, उतने महीने का आपके ऊपर जो है वो ब्याज लगेगा। ठीक है, अब यहां पे जो है वो क्या होता है, रूल जो है वो क्या रहेगा, एवरेज पीरियड निकालने का रूल होता है क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, अपॉन में 2। जैसे मैं इसका करके दिखाता हूं आपको पहले का, अगर आप जो है वो ड्राइंग करते हो, ठीक है, हर महीने इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, तो ये देखो फर्स्ट केस में आपने ड्राइंग किया, आपका ये साल शुरू हुआ 1/4/2021 से, ये एंड हुआ मान लो 31/3/2022 को। आप कब ड्राइंग कर रहे हो, पूरे साल के अंदर 12 महीने जी, एवरी मंथ कर रहे हो, 12 के 12 महीने कर रहे हो, और कब कर रहे हो, बिगिनिंग में। ठीक है, तो पहली ड्राइंग कब करोगे, पहली ड्राइंग यहां की होगी आपने, यस, ये जो ड्राइंग करी इसको आपने 12 के 12 महीने यूज किया, यस। आखिरी ड्राइंग कब करी, आखिरी महीने के स्टार्टिंग में, आखिरी महीने का स्टार्टिंग मतलब बोले तो 1 मार्च को करी, इसको कितने महीने यूज किया, 1 महीना। तो कैसे करोगे, एवरेज, पहली जो ड्राइंग करी उसको ले लो 12 महीने, प्लस आखिरी ड्राइंग 1 महीने डिवाइड में 2, तो ये कितना हो गया, 13/2 बोले तो 6.5 महीने। तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ओके जी, अब अगर ये निकालना हो एट द एंड वाला, तो ये भी चलो इसका भी करके दिखाता हूं। अगर एट द एंड करना हो तो ये बताओ पहली ड्राइंग कब करी होगी, पहले महीने के एंड में, मतलब यहां की होगी, बोले तो आपने पहली ड्राइंग जो है वो करी होगी कब, 30 अप्रैल को जी। इसको कितने महीने यूज किया, सर इसको यूज किया हमने 11 महीने। ओके, और आखिरी ड्राइंग कब करी, आखिरी महीने के लास्ट में, बोले तो यही की होगी, ये इसको कितने महीने यूज किया, 0 महीने। तो इसका मतलब कर लो 11 प्लस में 0/2 इज इक्वल टू कितना, 5.5 मंथ। तो आपको अगर आप जो है वो विड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 5.5 महीने का ब्याज आपको जो है वो पे करना
पड़ेगा। अब अगर क्वार्टर लिया जाए तो ये बताओ एक साल के अंदर टोटल मिला के कितने क्वार्टर हैं? सर एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, है ना जी। अगर एवरी क्वार्टर के स्टार्टिंग में अगर आप ड्राइंग करते हो, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, तो पहली ड्राइंग आपने यहां की होगी, यस, तो इसको आपने यूज किया कितने महीने? 12 महीने। आखिरी ड्राइंग कब की होगी? आखिरी क्वार्टर जो है मेरा, ये मेरा आखिरी क्वार्टर है। पहला क्वार्टर कौन सा? अप्रैल मई जून का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और फिर जनवरी फरवरी मार्च। तो आखिरी ड्राइंग मैंने 1 जनवरी को की होगी हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। तो आखिरी क्वार्टर जो है ये है मेरा जनवरी फरवरी मार्च वाला, इसके स्टार्टिंग में। इसको कितने महीने यूज किया? इसको 3 महीने। तो कैसे होगा? 12 प्लस में 3 डिवाइड में 2, तो आ जाएगा 7.5 महीने का ब्याज। ओके जी। और अगर हाफ ईयरली अगर देखना हो तो कैसे होगा? हाफ ईयरली के लिए पूरे साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं? सर 2 हाफ ईयरली होते हैं। ये अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ किया तो मतलब पहली ड्राइंग यहां की होगी, इसको यूज किया 12 महीने। आखिरी ड्राइंग कब की होगी? सर जो सेकंड जो क्वार्टर है, जो सेकंड हाफ ईयरली है, उसके स्टार्टिंग में यहां पे, तो इसको यूज किया कितने महीने? 6 महीने। तो कैसे करोगे? 12 प्लस 6 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 18/2, कितने महीने का? 9 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट वो पे करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही रहेगा क्या? अमाउंट इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में, अगर ये वाला केस लगा तो 9/12, ये लगा 7.5/12, ये लगा 5.5/12, ये लगा 6.5/12। ओके जी सर, ये है जी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कर सकते हो क्या? बोलो जी सर। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार यहां तक आप करो। एक टॉपिक हो रह गया यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और एक ये वाला फिर गारंटी वाला। ये फिर मैं सोच रहा हूं कि आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करवा दूं, या करवाई दूं भी। चलो कर लो, फंडामेंटल फिर सारे खत्म हो जाएंगे अपने। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे ड्राइंग हमने जो है वो क्या करा? पार्टनर से चार्ज किया। अगर पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसे निकालता है तो उससे हम लोग जो है वो क्या करते हैं? हम उसको बोलते हैं भाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो है वो क्या होता है कि अगर मान लो पार्टनर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है फर्म के अंदर, तो पार्टनर भी ये बोलता है कि यार मुझे भी इसके ऊपर क्या पे करो? इंटरेस्ट पे करो। ओके, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सीधी सी बात यह है, पहला, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, तो फिर नो इंटरेस्ट इज पे टू एनी पार्टनर। तो पार्टनर को जो है उनकी कैपिटल पे कोई भी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। 3 आपके जो है वो केस बनेंगे। फर्स्ट केस है वो क्या बोलता है? वो बोलता है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ठीक है। सेकंड क्या बोलता है? जब पार्टनरशिप डीड में ये बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन ये नहीं बोला कि वो एप्रोप्रिएशन होगा या वो चार्ज, क्योंकि अगर चार्ज होता तो प्रॉफिट हो या ना हो वो तो देना पड़ता। लेकिन अगर कुछ भी ना बोले तो हम मानेंगे क्या? वो एप्रोप्रिएशन है, मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो मैंने लिखा व्हेन द पार्टनरशिप, ध्यान देना, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट, लेकिन वो क्या है? साइलेंट है। तो इन द ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो हम क्या करेंगे? तो एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे, उसको चार्ज नहीं मानेंगे। अब वहां पे 3 केस होंगे। पहला, अगर फर्म को लॉस है तो भैया पे नहीं करेंगे, तो क्या होगा? नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ओके, ऊपर लिखा भी हुआ है ऐसे केस में अगर आपने एप्रोप्रिएशन मान लिया तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। ठीक है। अब दूसरा केस, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर, प्रॉफिट जो है वो इतना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा हो जाएगा, तो फिर क्या? पूरा का पूरा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे? दे देंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बना 10,000, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो आपके पास अवेलेबल था वो भी है कितना? 10,000। तो फिर क्या होगा? 10 है या 12 है, वटएवर, मतलब कम से कम 10 तो है। तो फिर क्या होगा? पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे कर देंगे। लेकिन पंगा कब पड़ेगा? पंगा तब पड़ेगा व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस। प्रॉफिट तो है लेकिन कम है। जैसे एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना है 10,000, ए और बी 2 पार्टनर्स है, उनकी जो कैपिटल थी उसके ऊपर ब्याज बना था उनका कितना? 6,000 और 4,000। ठीक है, उनका ब्याज ये बना था 6 और 4। ओके, और लेकिन फर्म में प्रॉफिट जो था वो था सिर्फ कितना? 8। तो अब क्या होगा? अगर प्रॉफिट तो है ना तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है, तो फिर यहां पे ये रूल लगा क्या? अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास में प्रॉफिट है लेकिन एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है, तो आपके पास जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने पार्टनर्स को इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। इसका मतलब ये है, अब इनको देना कितना था? 10,000, अवेलेबल कितना प्रॉफिट? 8,000। तो देते तो क्या कैसा होता? 6 और 4 बनता, तो मतलब 3:2 का रेशियो होता। यस। अब 8,000 को 3 और 2 में डिवाइड किया जाएगा। अब 8,000 को 3 और 2 में डिवाइड करूंगा तो ए को मिलेगा 4800 और बी को मिलेगा कितना? 3200। ठीक है, ये प्रॉफिट नाम नहीं रखोगे, नाम इसका अभी भी वही होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन हम मिलेगा कितना? 4800 या फिर 3200। क्या लिखा है साथ में पढ़ लो। इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ऐसे केस में इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड होगा टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट का अमाउंट पड़ा उतने तक ही मिलेगा। हेंस इसीलिए प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर।
ओके जी। और आखिरी जो केस है वो क्या, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और वो क्या होगा, चार्ज होगा। अब बताओ क्या होगा, अगर वो चार्ज है तो फिर प्रॉफिट हो चाहे ना हो भैया वो तो देना पड़ेगा। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज, तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस। अब मैंने वही केस, ऊपर वाला केस लेके चलो, अगर प्रॉफिट अवेलेबल होता सिर्फ कितना 10,000, इंटरेस्ट देने कितना, प्रॉफिट अवेलेबल था 8,000, इंटरेस्ट देने कितना 10,000, लेकिन इंटरेस्ट को मान लिया चार्ज, भाई देना ही देना पड़ेगा। तो अब बताइए क्या होगा। अच्छा एक बात सुन लेना, अगर चार्ज बोल दिया इंटरेस्ट को यहां पे, तो इसका ये मतलब ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप पीएनएल अकाउंट में दिखाओगे ना, जाएगा अभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, लेकिन देना पड़ेगा। कम है, पार्टनर से मंगा के फिर उनको वापस दे देंगे, लेकिन देंगे जरूर पूरा का पूरा। तो यहां पे क्या होगा, सेम एग्जांपल को लेके चलो, देखो प्रॉफिट अवेलेबल था 8,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल था कितना, बन रहा था 10,000। अब उनको मिलना था, ए को मिलना था 6 और बी को मिलना था कितना 4, और उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। अब कमी रहेगी कितने की, 2,000 की। अब पार्टनर को बोलेंगे पहले ये लॉस है, जाओ इसको लेके आओ। किस रेशो में, पार्टनर लेंगे 1:1 में, पार्टनर लेंगे किसमें 1:1 में, तो 1:1 में वो लेके आएंगे। तो ये जो शॉर्टफॉल है 2,000 का, उसे पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे इन 1:1, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब 1:1 में वो बेचारे 1,000 रुपए लेके आए, तो अब प्रॉफिट कितना हो गया, 2 प्लस में 8 प्लस में 2 कितना हो गया 10,000, और अगर ये 10,000 हो गया तो 10 ही देना था, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके जी सर। अच्छा चार्ज क्या मैंने बताया, चार्ज का मतलब होता है जब फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और लॉस, उसको बोलते हैं चार्ज। और एप्रोप्रिएशन क्या है, एप्रोप्रिएशन मीन इंटरेस्ट अलाउ होगा ओनली व्हेन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, इट मींस दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके जी सर। चलो आगे एक आखिरी कॉन्सेप्ट हो रहा है, वो है गारंटी का, इसको और कर लो, बाकी वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि हम ना कुछ पार्टनर जिनका नाम बहुत अच्छा होता है, हम उनको बोलते हैं यार तुम हमारे पार्टनरशिप फर्म में आ जाओ ना, वो बोलता है यार मैं आ तो जाऊंगा लेकिन भाई मुझे गारंटी चाहिए कि मुझे कम से कम जो है वो इतना प्रॉफिट तो दोगे ही दोगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गारंटी। गारंटी के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, वो गारंटी ऐसा हो सकता है कि कोई एक बंदा दे दे, या वो गारंटी जो है वो सभी पार्टनर मिलकर भी गारंटी दे सकते हैं। अब जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जितना पार्टनर को गारंटी किया गया था कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर उतना उसके हिस्से में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कमी रह गई तो उस कमी को बाकी पार्टनर जो है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। पढ़ते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, सच ए गारंटी में भी गिवन ईदर बाय। अब वो गारंटी हो सकता है कि एनी वन, सिर्फ एक ही पार्टनर दे दे, और ऐसा भी हो सकता है बाय ऑल द पार्टनर इन द पर्टिकुलर रेशियो। व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर नॉट एडिक्वेट, जब फर्म का प्रॉफिट इतना एडिक्वेट नहीं है, देन एक्सेस पेड टू द न्यू पार्टनर, तो जितना फालतू पे कर न्यू पार्टनर को, शुड बी चार्ज टू द पार्टनर हु हैज गिवन ए गारंटी। तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो चार्ज, उससे चार्ज किया जाएगा। एग्जांपल है उससे क्लियर और हो जाएगा। एबीसी 3 पार्टनर से 1:1 के अंदर, ओके प्रॉफिट था फर्म का 30,000, लेकिन ए को गारंटी दिया हुआ था कि आपको 12,000 मिलेगा। अब नॉर्मल जो है, नॉर्मल उनको कितना कितना मिलता, ये मिलता, ए को भी 10, बी को भी 10, सी को, लेकिन ए को गारंटी दे दिया और क्या बोला कि तुम्हें कितना देंगे 12, इसका मतलब 2,000 रुपए की कमी रहेगी। यस, और बी और सी ने डिसाइड किया था कि जो भी कमी रहेगी उसको हम 1:1 के अंदर क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, वो 1:1 में हम कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अब क्या होगा, बन रहा था उसका 12, लेकिन हिस्से में आया सिर्फ 10, तो 2,000 रुपए शॉर्टफॉल रहेगा। उस 2,000 के शॉर्टफॉल को कौन करेगा, बी और सी इसको कंट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में। तो 1,000 रुपए दोनों बेचारे लेके आएंगे। तो अब क्या होगा, अब इस महान इंसान को ए को 2,000 रुपए एक्स्ट्रा और मिलेंगे, इसको मिल जाएंगे उसके पूरे 12, और इनमें से 1,000 कम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं गारंटी। तो गारंटी के अंदर बेसिकली ऐसा, और ये भी हो सकता है कि ओनली अगर बी गारंटी देता तो फिर ये चीज यहां पे ना आती, तो इसको तो पूरे 10 के 10 मिलते और इसमें से 2,000 कम होते तो यहां 8 हो जाता। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं गारंटी, गारंटी ऑफ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। ओके जी, चलो ये सब हो गया जी हमारा फंडामेंटल, जो भी फंडामेंटल था वो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे एडमिशंस को। एडमिशन ऑफ प्रॉफिट, एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है 2 लेक्चर लगेंगे, फिर एक लेक्चर है रिटायरमेंट और डेथ का, और एक लेक्चर होगा किसका, डिसोल्यूशन का। तो बाकी के 4 जो लेक्चर है वो फिर आगे अब करते हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ कमी लगी है वो भी बताइएगा, और अगर अच्छा लगा आपको लेक्चर तो अच्छा कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। हमें भी थोड़ा सा बढ़िया लगता है यार, अगर थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता है, ठीक है ना जी सर। चलो अभी फिलहाल के लिए ये करो, और अगर आप लोग हमारा ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हो तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है जी सर। चलो ये करो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।